Everyone, welcome to Study Ride. In this video, we will discuss some static question for ASIC exam. This is set 7. इस वीडियो में हम कुछ स्टडी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले ASIC एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेगा। ये सेट 7 है। अगर आपने पहला सेट वगैरह नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, उस वीडियो को भी आप जाके देख ले। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो सेबी हैज सेट अप अ कमिटी ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस हेडेड बाय होम। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर। उसके हेड कौन थे? तो उसके हेड थे उदय कोटक। अब ये न्यूज़ में क्यों था? सेबी ने कुछ दिन पहले कहा था कि 1 अप्रैल 2022 तक जितनी भी कंपनीज वगैरह हैं उनके एमडी के पोस्ट जो भी होते हैं, सीईओ के पोस्ट जो भी होते हैं और चेयरमैन के पोस्ट जो भी होते हैं, इन तो तीनों पोस्ट को उनको अलग अलग डिवाइड कर देना है। कोई एक पर्सन एमडी, सीईओ, चेयरमैन के पोस्ट पे नहीं रह सकता है। इन तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग डिवाइड कर देना है। लेकिन अब सेबी ऐसा देख रही है कि सेबी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये इंडिया में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेबी ने देखा कि मात्र 6% ही ऐसी कंपनी है जिन्होंने एमडी, सीईओ और चेयरमैन के पोस्ट को अलग अलग किया है। तो अब सेबी ऐसा कह रही है कि आपका मन है, अगर आप चाहो तो डिवाइड कर भी सकते हो, अगर आप चाहो तो नहीं भी डिवाइड कर सकते हो। मतलब इस रिकमेंडेशन को उन्होंने लिबरल बना दिया है, ठीक है। और सर्कुलर की बात करें तो रिसेंटली एसबीआई न्यूज़ में था। एसबीआई न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि एसबीआई ने एक सर्कुलर निकाला वुमेन को, उन्होंने कहा कि हम वुमेन को रिक्रूट करेंगे। तो पहले जो एसबीआई रिक्रूट करती थी उसमें उनका कहना था कि जो वुमेन 6 मंथ तक प्रेग्नेंट है, जो 6 महीने से प्रेग्नेंट है, उनको वो रिक्रूट नहीं करेंगे। लेकिन जो ये नया सर्कुलर निकाला एसबीआई ने, उसमें उन्होंने कहा कि जो महिलाएं 3 मंथ से प्रेग्नेंट है उनको भी वो रिक्रूट नहीं करेंगे। तो इसमें जो 3 महीने से और 6 महीने के बीच की जो महिलाएं थी वो इसमें शामिल नहीं हो रही थी। तो इसलिए इसको काफ़ी विरोध किया गया। तो एसबीआई ने इस सर्कुलर को भी वापस ले लिया, ठीक है। अब कुछ कमेटी की बात करें, इंपॉर्टेंट कमेटी जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो ये तो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो कि उदय कोटक है, और एक कमेटी बनी थी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पे। उसके हेड कौन थे? तो एनएस विश्वनाथन। से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के कमेटी के हेड कौन थे? तो एनएस विश्वनाथन थे। एक चारधाम प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का, उसके हेड थे रवि चोपड़ा। सो चारधाम प्रोजेक्ट के कौन हेड थे? रवि चोपड़ा। और ध्यान रखिए, एक हाइड्रो पावर जो होता है ना, हमारे देश में जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चलते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट काफ़ी नुकसानदेह होता है। तो एक रवि चोपड़ा कमेटी है, उसके भी हेड थे रवि चोपड़ा। उन्होंने कहा था कि इंडिया में जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, शायद 22 है, उन्होंने कहा था कि टोटल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को बंद कर दो, वो क्लाइमेट के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो हाइड्रो पावर से रिलेटेड भी कमेटी बनी थी, उसके भी हेड थे रवि चोपड़ा। और टेलीविजन रेटिंग के लिए भी एक कमेटी बनी थी, उसके हेड थे शशि शेखर वेम्पति, जो कि प्रसार भारती के चेयरमैन भी है। प्रसार भारती के चेयरमैन कौन है? शशि शेखर वेम्पति। तो टेलीविजन रेटिंग के लिए एक कमेटी बनी थी, उसके हेड थे शशि शेखर वेम्पति। और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के लिए है, और एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए कमेटी बनी थी, उसके हेड थे इंजेति श्रीनिवास कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए हेड थे। और मॉनेटरी पॉलिसी किसके रिकमेंडेशन पे आया था? मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी के हेड कौन थे? तो वो थे उर्जित पटेल। सो मॉनेटरी पॉलिसी किसके कहने पे आया था? तो उर्जित पटेल के कहने पे आया था। और बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म के लिए कमेटी बनी थी, उसके हेड थे नरसिम्हन कमेटी, ठीक है। और डब्ल्यूपीआई के लिए एक कमेटी बनी थी, उसके हेड थे रमेश चंद्र कमेटी। सो डब्ल्यूपीआई के लिए कमेटी जो बनी थी उसके हेड थे रमेश चंद्र कमेटी। और स्मॉल फिनांस बैंक की बात करें तो स्मॉल फिनांस बैंक के लिए कमेटी के हेड थे कौन थे? उषा थोराट। और पेमेंट बैंक के लिए कौन थे? तो पेमेंट बैंक के हैं नचिकेत मोर कमेटी। सो ये सारी कमेटी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम से इन्हीं कमेटी में से देखने को मिलेगा। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय होम। सो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर इन्वेंट किया गया था ब्लेस पास्कल के द्वारा। और इन्वेंट और डिस्कवरी में क्या आपको फ़र्क पता है? सो इन्वेंट कहना कहते हैं उसको जो कि हम सबसे पहली बार कर रहे हैं, आज तक कभी उसका इन्वेंशन नहीं हुआ है, उसको इन्वेंट करना कहते हैं। और डिस्कवरी कहते हैं कि लाइक जो चीज़ पहले से है हम उसकी खोज कर रहे हैं, उसको डिस्कवरी कहते हैं, ठीक है। और कुछ इन्वेंशन की बात कर लें तो ब्लेस पास्कल कहाँ के थे? तो ये फ्रेंच के थे, ठीक है। और 1642 में इन्होंने मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था। तो आपको फ्रेंच और ईयर नहीं याद रखना, सिर्फ आप ध्यान रखें कि ब्लेस पास्कल ने मैकेनिकल कैलकुलेटर को इन्वेंट किया था। और एटम बॉम्ब की बात करें कि एटम बॉम्ब किसने इन्वेंट किया था? तो जूलियस रॉबर्ट करके एक है साइंटिस्ट, उन्होंने एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था, जो कि यूएसए से बिलोंग करते थे। और ब्लड ग्रुप जो होता है ना हमारा ABC वगैरह, ब्लड ग्रुप का आविष्कार किसने किया था? तो कार्ल लैंडलेसनर ने किया था, जो कि ऑस्ट्रिया के थे, उन्होंने ब्लड ग्रुप का आविष्कार किया था।
एरोप्लेन की बात करें तो एरोप्लेन राइट ब्रदर्स, और राइट ब्रदर्स कौन कौन थे? तो एक है तो विल्बर और ऑरविल राइट। ऑरविल राइट और विल्बर दोनों थे जिन्होंने एरोप्लेन का खोज किया था, और ये दोनों कहाँ से थे? तो ये यूएसए से बिलोंग करते थे। और इलेक्ट्रिक बैटरी की बात करें तो इलेक्ट्रिक बैटरी का इन्वेंट कौन किया था? तो एंटोनियो वोल्टा। एंटोनियो वोल्टा ने किया था इलेक्ट्रिक बैटरी का आविष्कार। एंटोनियो वोल्टा इलेक्ट्रिक बैटरी का। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो रेडियो का आविष्कार किया था गोगलिमो मार्कोनी। गोगलिमो मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। और पीरियोडिक टेबल, जो कि एग्जाम में आया भी है, पीरियोडिक टेबल का आविष्कार किया था डेमेट्री मेडवेडेव। पीरियोडिक टेबल का डेमेट्री मेडवेडेव जो कि रशिया से थे। और टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो ग्राहम बेल ने किया था। और एक्सरे की बात करें, एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? विलियम रोनजैम। विलियम रोनजैम ने किया था एक्सरे का आविष्कार। राधानगर बीच लोकेटेड इन वेयर? सो राधानगर बीच अंडमान और निकोबार में लोकेटेड है। और ध्यान रखिए कि टोटल हमारे देश में 10 ब्लू फ्लैग सर्टिफाइड बीच है। ब्लू फ्लैग, जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, टोटल 10 बीच है। पहले तो 8 थे, लेकिन 2021 में 2 बीच को मिला। कौन कौन से बीच को मिला? तो एक है ईडन बीच। ईडन बीच जो कि कहाँ पे है? वो पुडुचेरी में है। और एक है कोवलाम बीच जो कि तमिलनाडु में है। तो इन दोनों बीच को मिला था अभी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। तो टोटल इंडिया में 10 बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल चुका है। और ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक FEE करके संस्था है। FEE का फुल फॉर्म है फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट। फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट FEE जो कि डेनमार्क बेस्ड है, उसके द्वारा ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो टोटल हमारे देश में 10 ऐसे बीच है जिसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। और कुछ इंपॉर्टेंट बीच की बात करें तो शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच कहाँ पे है? तो वो गुजरात में है। तारकाली बीच जो कि कहाँ पे महाराष्ट्र में है। और जुहू बीच कहाँ पे? तो वो भी महाराष्ट्र में है। और मरीन ड्राइव वो भी कहाँ है? तो वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ज्वाइन विच 2 प्लेस? तो स्ट्रेट होता है जो कि 2 प्लेस को ज्वाइन करता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किस प्लेस को ज्वाइन करता है? तो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से ज्वाइन करता है। और ये किस कहाँ पे लोकेटेड है? ये भी आ सकता है। तो ये है ओमान और ईरान के बीच लोकेटेड है। ओमान एंड ईरान के बीच ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लोकेटेड है। और कुछ स्ट्रेट की बात करें तो फ्लोरिडा स्ट्रेट का पहले बात करते हैं हम। फ्लोरिडा स्ट्रेट ये किसको? तो गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशियन से, गल्फ ऑफ मेक्सिको को अटलांटिक ओशियन से जोड़ता है। ठीक है। और स्टेट ऑफ मलक्का, स्टेट ऑफ मलक्का क्या करता है? अंडमान सी को साउथ चाइना सी से जोड़ता है। और ये मलेशिया और सुमात्रा के बीच में लोकेटेड है। पाल्क स्टेट की बात करें तो इंडिया और श्रीलंका को जोड़ता है। इंडिया और श्रीलंका को पाल्क स्टेट जोड़ता है। जोरांडा वाटरफॉल लोकेटेड इन विच स्टेट? सो जोरांडा वाटरफॉल उड़ीसा में लोकेटेड है। ठीक है। और ये सिमलीपल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में, वहाँ पे लोकेटेड है। सिमलीपल में ही है ये जोरांडा वाटरफॉल, और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। और ये जो वाटरफॉल है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में आता है। सो आपको डिस्ट्रिक्ट नहीं याद रखे, लेकिन आप याद रखें कि ये सिमलीपल नेशनल पार्क में जोरांडा वाटरफॉल लोकेटेड है। ठीक है। और ध्यान रखें कि एक दूध सागर फॉल है। दूध सागर फॉल कहाँ पे है? दूध सागर फॉल है कहाँ पे? तो ये गोवा में है। ठीक है। और ये किस पार्क में है? तो ये मोलन नेशनल पार्क है गोवा में। गोवा में एक ही नेशनल पार्क है, मोलन नेशनल पार्क, जिसको महावीर नेशनल पार्क भी कहते हैं। तो उसी में है दूध सागर फॉल। और इसमें मांडवी रिवर का पानी गिरता है। तो ये दूध जो सागर फॉल है इसमें मांडवी रिवर का वाटर गिरता है। तो इतना नहीं ध्यान रखें, पर ध्यान रखें कि दूध सागर फॉल कहाँ पे है? तो गोवा में है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? सो एरिया की बात करें, एरिया से अगर देखें तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? गोवा। और पॉपुलेशन के मामले में देखें तो सबसे छोटा स्टेट कौन है? सिक्किम। सो आपके क्वेश्चन में क्या है वो ध्यान से देख के मार्क करें कि अगर एरिया वाइज पूछ रहा है तो गोवा, और पॉपुलेशन वाइज पूछ रहा है तो सिक्किम। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात करें तो लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर। सो फॉरेस्ट कवर में लार्जेस्ट एरिया अंडर कौन है? तो वो है MP। और स्टेट विद द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन। सो कोस्ट लाइन सबसे ज़्यादा किसका बड़ा है? तो वो है गुजरात का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लोकेटेड इन विच स्टेट? तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में लोकेटेड है। आजकल काफ़ी स्टैच्यू न्यूज़ में था, तो ध्यान रखिए कि स्टैच्यू ऑफ वननेस के बारे में। स्टैच्यू ऑफ वननेस कहाँ पे है? तो वो ओमकारेश्वर डैम पे है। वो कहाँ पे है? तो वो इंदौर में है, मध्य प्रदेश में। और स्टैच्यू ऑफ वननेस किनका है? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस है उनका आदि शंकराचार्य का। स्टैच्यू ऑफ वननेस है आदि शंकराचार्य का। और स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी एक आया है हैदराबाद तेलंगाना में, वो किनका है? तो स्टैच्यू ऑफ रामानुजाचार्य का है, जो कि 216 फुट का है। ठीक है। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पे? तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट जो कि केवड़िया गुजरात में है, वहाँ पे लोकेटेड है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और एक किनके द्वारा बनाया गया था? कंस्ट्रक्ट किसने किया था? तो लार्सन एंड टूब्रो ने किया था। और डिजाइन इसका दिया था किसने? तो रामजी सुतर ने। रामजी सुतर है करके उन्होंने इसको डिजाइन किया था।
विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। सो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक। आप जानते होंगे वुलर लेक कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है वुलर लेक। और ध्यान रखिए कि वुलर लेक जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना था। तो एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि विच लेक मतलब कौन सा लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना था, तो वुलर लेक बना था जो कि बांदीपुरा जम्मू एंड कश्मीर में है। और लार्जेस्ट डेजर्ट कौन सा है इंडिया में, लार्जेस्ट डेजर्ट है थार डेजर्ट, ठीक है, जो कि राजस्थान में है। और लार्जेस्ट सलाइन लेक, सलाइन लार्जेस्ट खारा पानी जिसको सलाइन कहते हैं वो है चिलिका लेक, जो कि कहाँ पे है, उड़ीसा में है। और सबसे बड़ा लेक, और इंडिया में सबसे बड़ा लेक कौन सा है, ऐसे तो लार्जेस्ट लेक फ्रेश वाटर लेक पूछे तो वो तो है वुलर लेक, लेकिन ऐसे अगर सिंपली पूछे कि लार्जेस्ट लेक इंडिया का कौन सा है तो वेम्बानाद, वेम्बानाद लेक है जो कि केरला में है, वो सबसे लार्जेस्ट लेक है इंडिया का। और यहाँ पे वेम्बानाड लेक पे ही बोट रेस भी होता है, तो बोट रेस भी होता है यहाँ पे। और यहाँ पे नेहरू कप वगैरह का भी आयोजन किया जाता है वेम्बानाड लेक पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आलामाटी डैम लोकेटेड इन ऑन विच रिवर, तो आलामाटी डैम किस रिवर पे लोकेटेड है, सो आलामाटी डैम कृष्णा रिवर पे लोकेटेड है आलामाटी डैम। और ये कहाँ पे है, तो बीजापुर कर्नाटका। सो आलामाटी डैम आप ध्यान रखिए कि कर्नाटका में है, ठीक है, आलामाटी डैम। और ये लोकेटेड है किस रिवर पे, तो कृष्णा रिवर पे। और आलामाटी डैम को हम लोग लाल बहादुर शास्त्री डैम भी कहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री डैम भी के नाम से भी जाना जाता है आलामाटी डैम को। और कुछ डैम की बात करें तो रेणुका जी डैम है एक, रेणुका जी डैम। तो रेणुका जी डैम एक मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, उसमें 3 प्रोजेक्ट आते हैं, ठीक है। तो पहला जो प्रोजेक्ट है लखवार, और दूसरा प्रोजेक्ट है किसाव, और तीसरा है रेणुका जी, ठीक है। तो लखवार जो है वो यमुना रिवर पे है जो कि उत्तराखंड में है, और किसाव की बात करें जो कि टॉन्स रिवर पे है, और ये उत्तराखंड और हिमाचल दोनों स्टेट में आता है किसाव, उत्तराखंड हिमाचल में। और एक है रेणुका जी डैम जो कि गिरी रिवर हिमाचल प्रदेश में आता है। तो रेणुका जी डैम मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में 3 प्रोजेक्ट आते हैं, एक लखवार, एक किसाव और एक रेणुका जी। तो लखवार जो है यमुना उत्तराखंड, और किसाव जो है वो टोन्स रिवर पे उत्तराखंड हिमाचल में, और रेणुका जी गिरी रिवर हिमाचल में। विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड इन विच स्टेट, सो थर्मल पावर प्लांट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड है उत्तर प्रदेश में। और कुछ थर्मल पावर प्लांट की बात करें, ठीक है, सो विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट ये उत्तर प्रदेश में नहीं लोकेटेड है, ये एमपी में लोकेटेड है, सॉरी एमपी में लोकेटेड है। और सिंगरौली करके एक जगह है वहाँ पे है विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट। और कुछ थर्मल पावर प्लांट की बात करते हैं, रिहांड थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे लोकेटेड है, तो यूपी में है, तो रिहांड है यूपी में। और ओबरा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पे है, तो वो यूपी में है। अनपारा भी है यूपी में, ठीक है। और खुर्जा थर्मल पावर प्लांट यूपी में है, खुर्जा, और जो कि टीएचडीसी द्वारा बनाया जा रहा है खुर्जा थर्मल पावर प्लांट यूपी में है। बरौनी थर्मल पावर प्लांट वो बिहार में है, बेगूसराय में। और कहलगांव भागलपुर बिहार में है, कहलगांव थर्मल पावर प्लांट। और कांटी थर्मल पावर प्लांट जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है। और कांटी थर्मल पावर प्लांट को जॉर्ज फर्नांडिस थर्मल पावर प्लांट भी कहा जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आने वाले वीडियो में हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इफ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक द वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर डेली अपडेट्स। गुड बाय, सीइंग द नेक्स्ट वीडियो।